Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and today we'll be discussing our test number 7. टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली ऑलरेडी हमने यूपीपीसीएस मेंस के लिए 6 टेस्ट पेपर्स को अलग अलग जनरल स्टडीज के जो यूपीपीसीएस मेंस के पेपर हैं उनके सेशंस को मॉक 1 के डिस्कशंस में कंक्लूड कर लिया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आवर मॉक 2 सेशंस। मॉक 2 सेशंस में जो हम अपने डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे एंड मॉक 2 सेशन में ये जो पहला पेपर है यूपीपीसीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 के क्वेश्चंस को हम प्राइमरली आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा डिस्कशन आज का होगा वो इंडियन कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर along with इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस को इन सेशंस में हम डील करेंगे। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं दैट विल बी डेल्ट बाय प्रकाश सर। तो ये आज जो है प्राइमरली इन पे अपने डिस्कशन को प्रेमाइज करेंगे और ये हमारा टेस्ट 7 है। टेस्ट 7 ये हमारा है। ऑलरेडी हमने जो है 6 टेस्ट पेपर कर लिए, तो सब्सिक्वेंट मॉक टेस्ट पेपर 2 को ऑल्दो ये पहला पेपर है लेकिन टेस्ट 7 है। तो बिगिन करते हैं अपना सेशन। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन ए ऑफ जो यूपीपीसीएस मेंस के पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया है। तो जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 8 मार्कर क्वेश्चन जिसको हमें 125 वर्ड में लिखना है। ये प्राइमरली इंडियन कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर के प्रेमाइस पे क्वेश्चन है। द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। यूपीपीसीएस मेंस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के ट्रेंड पे ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है कि प्राइमरली जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उन पे बेस या तो कल्चर से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड कमीशन ने टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पुट अप किया है। तो इसी प्रमाइस पे इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट यहाँ पे मॉडर्न आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स के बारे में 125 वर्ड में हमें जो है अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। मौर्य कालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए 125 वर्ड। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन एंड मोर स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन से अपने क्वेश्चन के आंसर को बिगिन करेंगे। क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन से बिगिन करेंगे और क्योंकि 125 वर्ड का ये क्वेश्चन है तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ आवर इंट्रोडक्शन इज अबाउट 30 से 40 वर्ड। 30 से 40 वर्ड में हमारे पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है कि हम अपने क्वेश्चन के आंसर को इतने ही वर्ड्स में समेट कर पाए। टॉक्स अबाउट मॉडर्न आर्किटेक्चर। सो हम अपने इंट्रोडक्शन को मौर्यन एम्पायर के बारे में जो है बिगिन करेंगे और कुछ फैक्चुअल डेटा आइदर हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से या ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के पर्सपेक्टिव से अपने इंट्रोडक्शन में जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो विल राइट मौर्यन एम्पायर flourished around 300 BC in the Indian subcontinent, with grandeur rulers like Chandragupta Maurya and King अशोका। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि मौर्यन अंपायर जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अराउंड 300 बीसी जो है अराउंड 300 बीसी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्लरिश की विथ इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड किंग अशोका। तो हमने जो है एक समेट पार्ट में टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन दे दी और एक ज्योग्राफिकल एरिया दे दिया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्राइमरली जो है मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 300 बीसी के अराउंड जो है ये मौर्यन एम्पायर जो फ्लरिश हुआ और विथ इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड किंग अशोका। राइट, तो 3-4 फैक्चुअल पार्ट से हमने इंट्रोडक्शन को बिगिन कर दिया। बिसाइड्स सेकंड कनेक्टिंग पार्ट हो जो इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करते हुए एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो क्वेश्चन के कोर डिमांड के प्रमाइस पे होगा कि द मॉडर्न एम्पायर was known for its patronage to culture and significant
आर्किटेक्चरल मार्वल्स। सो एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट हमने दे दिया कि मॉडर्न एम्पायर जो है, मॉडर्न एम्पायर ने ग्रेटली जो है कल्चर को जो है पैटर्नाइज किया और अपने जो है आर्किटेक्चरल मार्वल्स के लिए, आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस के लिए ड्यूली जो है काफी प्रोमिनेंट लेवल पे जाना जाता था। तो जो हमारी कोर डिमांड है मॉडर्न आर्किटेक्चर, मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है सिमिलरली हमारे बॉडी ऑफ द आंसर को रिप्रेजेंट करने से पहले ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट जो है इससे फ्लो करेगा। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल राइट अ हेडिंग ओवर हियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपना जो है जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। एक हेडिंग डालेंगे जो हम मेन बॉडी ऑफ द आंसर को अपने एड्रेस करने जा रहे हैं। इसमें हम अपने जो है कोर बॉडी ऑफ द आंसर में अराउंड 3 से 4 पॉइंट्स में जो है 3 से 4 पॉइंट में अलोंग विद द वैल्यू एंड फैक्ट जो है अपने इस बॉडी ऑफ द आंसर को एड्रेस करेंगे। तो मौर्यन एम्पायर ऐसे नो कि प्राइमरली जो है मगध रीजन है, मगध रीजन जो कि मॉडर्न डे बिहार है, वहां पे इसकी कैपिटल सिटी लोकेटेड थी। एंड अब इसकी जो रूलिंग एक्सपेंशन है वो प्रोमिनेंटली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सटेंडिंग अप टू अफगानिस्तान जो रहा है, मौर्यन एम्पायर का जोग्राफिकल एक्सटेंट रहा है। एंड इन द मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर में जो है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक का जो है इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज जो है इंडिया में आए थे, राइट। तो उनकी जो भी बायोग्राफी या जो भी किताबें हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देती हैं जो कि मौर्यन एम्पायर के जोग्राफिकल एक्सटेंट अलोंग विद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे और आर्किटेक्चरल डिजाइन जो भी थी मॉडर्न टाइम पीरियड में, जो भी आर्किटेक्चरल डिजाइन थे उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। यानी कि मेगास्थनीज की इंडिका हो गई या फिर फॉर दैट मैटर अर्थशास्त्र से हमें मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेगास्थनीज की ही बुक इंडिका से इट इज मेंशन्ड देयर कि जो मॉडर्न एम्पायर के जो हॉल्स थे, सिटीज वेयर प्लान्ड एंड लार्ज पिलर्ड हॉल्स देखने को मिला था। लार्ज पिलर्ड हॉल्स along with fortification of the cities, ऐसा कुछ मेजर्स देखने को मिला था। तो जो मॉडर्न टाइम पीरियड के जो भी आपकी बिल्डिंग्स थी वो क्वाइट ग्रैंडियर एंड लार्ज थी। काफी बड़ी बड़ी से जो बिल्डिंग्स थी वो ग्रैंडियर एंड लार्ज थी, बड़ी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करते थे। बिल्डिंग्स वेयर ग्रैंडियर, ह्यूज एंड लार्ज। और सिग्निफिकेंट अर्बन प्लानिंग के थ्रू जो है मॉडर्न एम्पायर की सिटीज को जो है डिजाइन किया गया था। एंड जो किंग्स के रहने के लिए जो हॉल्स थे वो पिलर थे, उनमें पिलर्स का यूज किया गया था। और ये पिलर्स जो थे वो द पिलर्स वर मेड अप ऑफ वुड्स, इसीलिए कभी भी हम जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन अगर करते हैं इस एरिया के अराउंड में तो जो बिल्डिंग्स जो मिलती नहीं है, क्योंकि मेनली जो कंस्ट्रक्शन है वो वुड से बना हुआ, लकड़ियों से बना हुआ, तो विद टाइम इट हैज गॉट डिकेड। लेकिन इनका सोर्स जो है, अब इनका सोर्स हमें आइडिया कैसे लगता है? वी हैव गॉट दिस आइडिया फ्रॉम इंडिका बुक ऑफ मेगास्थनीज की बुक से जो है हमें इनके आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में पता चलता है कि जो सिटीज थी प्रोमिनेंटली, जो अर्बन प्लानिंग थी क्वाइट एडवांस लेवल पे थी, काफी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म पे सिटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। जो किंग्स के रहने के लिए जो हॉल्स थे वो लार्ज पिलर हॉल्स है। एक हॉल में यू कैन इमेजिन कि कई सारे पिलर्स विथ ड्यू आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाए गए हैं। अगर उनको आप एक एंगल से देखेंगे तो एक सिंगल पिलर ही दिखेगा, लेकिन एक पिलर के आगे पीछे जो है कई सारे पिलर्स लगे हुए हैं, जो कि ये लार्ज पिलर हॉल्स में जो है प्राइमरली एज अज्यूम कि ग्रीक इन्फ्लुएंस देखा जाता है। ग्रीक इन्फ्लुएंस जो पिलर्स का कंस्ट्रक्शन है वो प्राइमरली हो सकता है कि ग्रीक्स के आने की वजह से ये आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग पैटर्न जो इन्फ्यूज किया गया था इन द मॉडर्न आर्किटेक्चर, तो ग्रीक इन्फ्लुएंस इन पिलर्ड हॉल्स में देखा जाता है। एंड प्राइमरली जो मटेरियल यूज किया गया था वो है वुड्स, राइट। एज
मेंशन्ड बाय द मेगास्थनीज की जो है इंडिका बुक, राइट। तो पहला फीचर तो ये है कि लार्ज पिलर्ड हॉल्स, प्रोमिनेंट अर्बन प्लानिंग और फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटीज। फोर्टिफिकेशन शहरों का जो है अटैक से बचाने के लिए, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए सिटीज का जो है फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। नाउ सेकंड पार्ट जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस में रिगार्डिंग मॉडर्न आर्किटेक्चर हम यूज कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, दैट इज यूज ऑफ स्टोन्स। यूज ऑफ स्टोन्स, जो भी प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर्स बनाए गए, जो भी प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर्स बनाए गए, जैसे फॉर द एग्जांपल सारनाथ पिलर हुआ, सारनाथ पिलर हुआ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रोमिनेंट यूज ऑफ स्टोन्स का जो है प्रोमिनेंट यूज लेटर जो है आर्किटेक्चरल डिजाइंस ऑफ मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन आर्किटेक्चर में देखा गया है कि इन स्टोन्स को प्राइमरली डेकोरेटिव बनाया गया, राइट, डेकोरेटिव बनाया गया विथ हाई पॉलिशिंग, पॉलिशिंग की गई इनकी, हाई पॉलिशिंग एंड चीजलिंग आउट, डिजाइन बनाने के लिए इन स्टोन्स पे चीजलिंग आउट की गई, इनकी पॉलिशिंग की गई और डेकोरेटिव पैटर्न्स में इनको सजाया गया। और प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल डिजाइंस ऑफ दिस मौर्यन एम्पायर में हमें जो है इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस या फॉर दैट मैटर जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस और फॉर दैट मैटर जो स्क्रिप्ट्स मिले हैं, वो आप देखेंगे कि ब्राह्मी में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी में लिखे हुए हैं, या फॉर दैट मैटर अगर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाए तो खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी वी विल विटनेस के इन स्टोन पिलर्स पे ऐसे जो है स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, राइट, स्क्रिप्ट्स इन द ब्राह्मी और खरोस्ती जो है लिखे हुए हैं। तो प्रोमिनेंट यूज ऑफ स्टोन्स जिनको डेकोरेट करके हाईली पॉलिशिंग करके हाईली पॉलिश करके जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था, राइट। तो ये यूज ऑफ स्टोन भी प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर है मौर्यन एम्पायर के आर्किटेक्चरल डिजाइन में। नाउ सब्सिक्वेंट अगर हम मेजर्स पे बात करेंगे, सब्सिक्वेंट पैटर्न्स ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का यूज ऑफ मोनोलिथिक पिलर्स, मोनोलिथिक पिलर्स का जो है प्रोमिनेंट यूज जो है मौर्यन एम्पायर में देखा गया है। मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट रूलर्स लाइक किंग अशोक जो है अपने एम्पायर में कम्युनिकेट करने के लिए अपने इंस्क्रिप्शन को मेजर रॉक एडिक्ट्स में, रॉक्स में या तो इंस्क्राइब कराते थे या अलग अलग पिलर्स पे अपने मैसेजेस को जो है कन्वे करते थे, राइट। तो इन पिलर्स का, मोनोलिथिक पिलर्स का अराउंड मौर्यन होल मौर्यन एम्पायर जो है हर एक अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे ये पिलर्स आपको दिखेंगे, जहां पे आइदर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, सिंबल्स इन द फॉर्म, जस्ट फॉर एग्जांपल सिंबल्स इन द फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट एम्बलम्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल लॉयन एम्बलम्स, जो आज के टाइम पे जो हम अपने गवर्नमेंट गैजेट्स में यूज करते हैं, बियॉन्ड बुल बेस्ड, बुल्स ऐसे सिंबल से भी जो एम्बलम्स बनाए गए हैं, एंड सब्सिक्वेंट एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स वेर बीइंग यूज्ड एज एन साइन, राइट। तो सारनाथ में आप ये देखेंगे लॉयन एम्बलम मिल जाएगा सारनाथ में। रामपुरवा में आपको जो है बुल बेस्ड जो है एम्बलम मिल जाएगा, जो कि आज के मॉडर्न डे ये बुल बेस्ड जो एम्बलम है राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे ये रामपुरवा जो राष्ट्रपति भवन में जो है ये बुल बेस्ड एम्बलम जो है अभी स्टोर किया गया है। तो ये जो मोनोलिथिक पिलर्स हैं इनको प्रोमिनेंटली जो है इन पे जो है एम्बलम्स बनाया गया है। नाउ जिन मोनोलिथिक पिलर्स की अगर हम बात करें, इनके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हाईली पॉलिश्ड स्टोन्स हैं, राइट, यू कैन सी द हाईली पॉलिश्ड स्टोन्स हैं। प्राइमरली शायद सैंडस्टोन से बनाए जाते थे, जो उस समय मटेरियल अवेलेबल हो। सैंडस्टोन, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर सारनाथ की बात करें तो सारनाथ के बगल में चुनार है, चुनार का एरिया है जहां पे सैंडस्टोन आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो ये रेड सैंडस्टोन का यूज जो है प्राइमरली जो है आप देखेंगे कि सारनाथ पिलर में जो है ये देखने को मिला है। तो हाईली पॉलिश्ड सैंडस्टोन्स, और इनकी अगर डिजाइन की बात करें, पिलर्स के डिजाइनिंग की अगर बात करें, तो यू कैन सी कि ऐसे मोनोलिथिक पिलर जो है, स्टैंडिंग पिलर जो है, और फॉर दैट मैटर इसको हम रफ फॉर्म में बना रहे हैं, बट एग्जाम में यू कैन ड्रॉ दिस, आपको मैनुअली ही ड्रॉ करना होगा। तो मोनोलिथिक रॉक पिलर्स हैं, राइट, और इन पे ऐसे इन्वर्टेड बेल शेप्ड लोटस बना हुआ है, राइट। और इस इन्वर्टेड
लोटस पे जो है, ये लोटस बना हुआ है इन्वर्टेड इन ऐसा साइन सिंबल्स इन मोनोलिथिक पिलर्स के ऊपर, और इनके पीछे ऐसा रिम शेप्ड ये जो है आपके एक एबेकस फॉर्म में है, और यहाँ पे जो है धम्मचक्र ये 24 स्पोक ड्रिवन व्हील बने हुए हैं, और इनमें जो है अलग अलग सेपरेट एनिमल्स एलिमेंट्स लाइक लॉइन आपके जो है बुल्स बने हुए हैं इन सिंबल्स पे। एंड सब्सिक्वेंटली आप टॉप पे देखेंगे यहाँ पे जो है 4 स्टैंडिंग लॉइंस, 4 जो है लॉइंस बनाए गए हैं, जिनका 3 का जो है फेस हमें देखने को मिलता है, राइट। देयर आर 4 स्टैंडिंग लॉइंस, एक बैक साइड पे यहाँ पे। तो दीज आर, ये जो है इन्वर्टेड लोटस, राइट, हम हाईलाइट कर सकते हैं। दीज आर द लॉइंस, जो कि प्रोमिनेंट फीचर है आर्किटेक्चरल पैटर्न पे, कि ये जो मोनोलिथिक पिलर जो कि हाईली पॉलिश्ड सैंडस्टोन के फॉर्म में फॉर आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, ये जो मोनोलिथिक पिलर्स हैं इनका यूज किया जाता था। और इन मोनोलिथिक पिलर्स पे जो एम्बलम्स बनाए जाते थे वो अलग अलग एनिमल्स, प्रोमिनेंटली जो है लॉयन बेस्ड एम्बलम था जो कि सारनाथ में देखने को मिलता है। रामपुरवा में आपको जो बुल्स बने हुए ऐसे टॉप पे, एलिफेंट्स का यूज किया गया है। तो प्रोमिनेंटली जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में पिलर्स, जो मोनोलिथिक पिलर्स है, इनका एक ड्यू इंपॉर्टेंस है, जिसमें एज अ रॉ मटेरियल प्राइमरली जो है सैंडस्टोन का यूज किया जाता था, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है रिगार्डिंग मौर्यन आर्किटेक्चर। नाउ सब्सिक्वेंट पार्ट में आए तो एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है मौर्यन एम्पायर का था वो है स्तूपास का कंस्ट्रक्शन, राइट, स्तूपास का कंस्ट्रक्शन। अब मौर्यन एम्पायर के पहले भी स्तूपास का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, बट प्राइमरली ऑन ए मास स्केल ड्यूरिंग किंग अशोक के टाइम पे अराउंड 84,000 स्तूपास वेर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अशोकास टाइम, राइट। 84,000 स्तूपास जो है प्राइमरली अशोक के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किए। अब ये स्तूपास क्या है? स्तूपास जनरली एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो कि रेलिक्स ऑफ बुद्धा से एसोसिएटेड है। गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रेलिक्स हैं वो जो है इन स्तूपास के अंडर में जो है प्रिजर्व किए जाते थे, राइट। दे वर प्रिजर्व्ड इन दिस स्तूपास, चाहे गौतम बुद्ध का बाल हुआ, नाखून हुए, या कोई बर्तन जो यूज करते थे गौतम बुद्ध अपने टाइम पीरियड, उन रेलिक्स को इन स्तूपास के अंडर जो है रखा जाता था, दफनाया जाता था, और ऐसा कोमोमरेशन इन स्तूपास का जो है प्राइमरली यूज किया जाता था। तो प्राइमरली स्तूपास का कंस्ट्रक्शन जो है मौर्यन अंपायर में देखने को मिलता है, और मौर्यन अंपायर से पहले भी ऑल्दो स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन स्तूपास के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वी कैन यूज कि ऐसे अंड शेप्ड हेमिस्फेरिकल फॉर्म में जो है अंड शेप जो है ये आपके स्तूपास बनते थे, एंड इसके ऊपर हर्मिका और ऐसे छतरीज बनी हुई रहती थी, राइट। और इन हेमिस्फेरिकल अंड के सराउंडिंग में जो है ऐसे जो है सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे बनाया हुआ रहता, राइट। सर्कम एम्बुलेटरी पाथवेज, यानी कि ये सर्कम एम्बुलेटरी पाथवेज आप इमेजिन करो मंदिर के चारों सराउंडिंग में मंदिर की परिक्रमा लगाते हो, तो जिस पाथ पे आप परिक्रमा लगाते हो उसको सर्कम एम्बुलेटरी पाथवे बोलते हैं। तो प्राइमरली स्तूपास के अराउंड में जो है ऐसे आपको जो है ये सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, और यहाँ पे ऐसे जो है ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियां, और इसके बगल में यहाँ पे जो है वुडन शेप्ड जो है रेलिंग्स बनाए हुए थे, जिनको जो आप मेधीज बोलते हैं, राइट, मेधीज। एंड सब्सिक्वेंटली ये जो स्तूपास हैं ये आउटर कंपाउंड वॉल में बाहर से जो है यहाँ पे जो है गेटवेज बने हुए थे, और ये जो गेटवेज हैं, राइट, ये गेटवेज हैं प्राइमरली इनको प्राइमरली जो है तोरन्स बोलते हैं। दिस गेटवेज आर नोन एज तोरन्स, एंट्रेंस गेटवेज को तोरन्स बोलते हैं। और इन एंट्रेंस गेटवेज पे यहाँ पे आपको जो है डिजाइन देखने को मिलेंगे। डिजाइन क्या है? इन डिजाइन को जातकास बोलते हैं। जातकास दैट इज
जो भी गौतम बुद्ध के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड लाइफ स्टोरीज हैं वो इन जो गेटवेज पे बनाई गई हैं ऐसे कोमोमरेशन के लिए। तो ये जो गेटवेज हैं इनको तोरण बोलते हैं ये, और ये आउटर कंपाउंड वॉल है, आउटर कंपाउंड वॉल है, राइट, आउटर कंपाउंड वॉल है। तो इन स्तूपास का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है ड्यूरिंग मौर्यन अंपायर देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारनाथ में धामेक स्तूप है, राइट, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रेफरेंस में अपने वैल्यू एडिशन में यहाँ पे दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल धामेक स्तूप ऑफ सारनाथ। मध्य प्रदेश में सांची स्तूपास है, सांची स्तूपास है। तो प्राइमरली इनका कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड में प्राइमरली जो मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता था वुड से बने जो रेलिंग्स थी प्राइमरली वो वुड से बने हुए थे। बट लेटर ऑन दिस जो सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज आई उन्होंने इस वुड की जगह यहाँ पे प्राइमरली जो है ब्रिक्स का यूज, बर्न ब्रिक्स का यूज करना शुरू किया। तो अभी मॉडर्न डे आप सांची में जाएंगे, सांची स्तूपा को ऑब्जर्व करोगे तो वहां यू विल ऑब्जर्व दिस ब्रिक्स, राइट। तो ये जो स्तूपास का कंस्ट्रक्शन जो है, स्तूपास का कंस्ट्रक्शन जो है ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम पीरियड जो प्रोमिनेंटली एज एन आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस ड्यूली देखा जाता है, राइट। तो स्तूपास का कंस्ट्रक्शन एक प्राइमरी फीचर था। बियॉन्ड सब्सिक्वेंट पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं बियॉन्ड दिस स्तूपास का कंस्ट्रक्शन मौर्यन अंपायर में केव आर्किटेक्चर भी प्रोमिनेंस में आया था, केव आर्किटेक्चर। अब केव आर्किटेक्चर का क्या प्रोमिनेंस है? इंपॉर्टेंट रूलर्स लाइक किंग अशोक और उनके जो ग्रैंडसन थे दशरथ, और इनके ग्रैंडसन जो दशरथ थे, इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था, आजीविका सेक्ट। और उनके लिए इन मॉन्क्स के लिए केव्स बनाए एज एन शेल्टर, केव्स बनाए एज अ शेल्टर, जो रॉक्स को कट करके, एक अपने आप में ड्यू सिग्निफिकेंस है, रॉक्स को कट करके उन रॉक्स के अंदर जो केव्स बनाए गए, केव्स के इंटीरियर में, इंटीरियर ऑफ द केव्स जो थे, इंटीरियर ऑफ द केव्स जो थे फॉर मोड ऑफ रेजिडेंस जो कि पॉलिश्ड थे, राइट, फॉर प्रॉपर हैबिटेशन। और इस केव्स का जो आउटर एंट्रेंस था वो आर्कुएट शेप्ड में चीजल्ड आउट था, आर्कुएट शेप्ड कैसा? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा जो है, ये केव का जो है एंट्रेंस है, राइट, केव का एंट्रेंस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें इन केव्स की, तो बराबर केव्स जो है इन नागार्जुन हिल्स ऑफ बिहार, फॉर एग्जांपल बराबर केव्स इन नागार्जुन हिल्स ऑफ बिहार में जो है प्रोमिनेंटली इन केव आर्किटेक्ट्स को जो है देखने को मिलता है कि यू कैन सी कि ऐसे आर्कुएट शेप जो है एंट्रेंसेस बनाए गए हैं, एंट्रेंस गेटवे फॉर दिस केव्स, एंड वे प्रोमिनेंटली मीन्स फॉर मॉन्क्स के लिए मीन्ट होते थे, और उनका जो इंटीरियर होता था प्रोमिनेंटली पॉलिश्ड होता था हैबिटेशन के लिए, कि वहां रह सके, आराम कर सकते, और जो भी अपनी प्रेयर्स करनी है तो वो सारी चीजें कर सके। तो एक केव आर्किटेक्चर भी मॉडर्न आर्किटेक्चर के प्रेमाइस में टाइम पीरियड में क्वाइट इंपॉर्टेंट था। यू कैन यूज दिस इमेजेस एंड डायग्राम टू पोर्ट्रे योर पॉइंट्स, एंड साथ ही साथ आप जो है अपने फैक्चुअल पार्ट को भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी केव्स पाई गई है, राइट। सो स्तूपास का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी विटनेस कि स्तूपास के कंस्ट्रक्शन में भी मौर्यन एम्पायर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बियॉन्ड दिस स्तूपास मोनोलिथिक रॉक पिलर्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मोनोलिथिक रॉक पिलर्स में जो एम्बलेम्स यूज किए गए अलग अलग रीजन्स में, ये हम अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंट स्टोन्स का प्राइमरली जो है यूज किया जाता था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल सारनाथ पिलर में हम देखेंगे कि प्राइमरली जो है यहाँ पे जो है रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था, रेड सैंडस्टोन्स, जो कि एज डिस्कस वाराणसी के पास जो चुनार का एरिया है वहां से ये मटेरियल ऑब्टेन होता था। तो प्राइमरली मौर्यन अंपायर अपने इन ड्यू आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाने जाती थी, जो कि अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये पिलर्स
जो है एक्सटेंड करते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर की न सिर्फ कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल अलोंग विथ रिलीजियस पैटर्नेज को सिग्निफाई करते हैं, रेदर ऐसा मीडियम भी सिग्निफाई करते हैं कि किंग अपने किंगडम में या अपने प्रजा के लोगों से इन जो पिलर्स हैं, जो इंस्क्रिप्शन ऑन दिस पिलर्स हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेट करते थे। और जो इंस्क्रिप्शन प्राइमरली पाए गए उसमें ये भी सिग्निफाई करता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन द मेन सेंस कि मेनलैंड इंडिया में आप प्राइमरली जो है ब्राह्मी या प्राकृत लैंग्वेज का यूज देखेंगे, एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि मॉडर्न डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहां पे आपको खरोस्ती और अरामिक लैंग्वेज में जो इन पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे। दैट मींस कि इन मॉडर्न आर्किटेक्चर पे इंडिजिनियस इन्फ्लुएंस के साथ साथ ग्रीक या हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंसेस भी देखने को मिलते हैं, अलोंग विद जो पिलर्ड हॉल्स हैं उनमें ग्रीक और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस भी आज मॉडर्न आर्किटेक्चर में विद ड्यू सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। Thus, in the conclusion part, we can write कि मॉडर्न आर्किटेक्चर known for its grandeur displayed religious syncretism, right? Religious syncretism like Buddhism और Hinduism और अलग अलग religions का भी portrait in this pillar देखने को मिलता है, and it also displayed its indigenous characteristics along with infusion of foreign elements, that is Greek and Persian. And its geographical extension displays the extension of mighty empire of मौर्यन टाइम पीरियड, राइट? तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है मौर्यन एम्पायर का जो है एक्सटेंशन दिखा है। तो ये कंक्लूजन पार्ट में इस क्वेश्चन के आंसर को हम ड्यूली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने इंट्रोडक्शन में अराउंड 30 to 40 वर्ड्स में इनको हम ऐसे डाल सकते हैं, राइट? यू कैन पुट दिस पॉइंट्स, राइट? We can put this points in our introduction part. इंट्रोडक्शन के बाद जो हम मेन बॉडी ऑफ द आंसर में स्ट्रेट फॉरवर्ड जो अपने कोर पॉइंट्स पे आ सकते हैं, उनमें एग्जांपल्स अलोंग विद द फैक्ट, और ये जो सब्सटेंसेस मिले हैं अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से नहीं मिले हैं तो जैसे हमने यहाँ मेगासनीज की बुक ऑफ इंडिका दे दी है, और अलग अलग पॉइंट्स विद अगर पॉसिबल हो डायग्राम्स का भी यूज करें, आपको जो वैल्यू एडिशन में मार्क्स फिच करने में हेल्प करता है, राइट? एंड सब्सिक्वेंट डायग्राम्स के बाद इनकी प्रॉपर मेंशनिंग रफ स्केल डायग्राम ही यूजुअली आप एग्जाम में बनाएंगे, राइट? रफ स्केल ही एग्जाम होते हैं तो इतने पॉलिश्ड डायग्राम्स नहीं होंगे। एंड सब्सिक्वेंट आप जो है विद ड्यू एग्जांपल्स डिजाइंस एंड जो भी प्रॉपर फैक्ट्स हैं उनका यूज करके इस आंसर को लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू मौर्यन आर्किटेक्चर, जिसको आपको जो है 125 वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। The question number 2 talks about give a detailed account of Dalit movement in India. भारत में दलित आंदोलन का विस्तृत विवरण करें। We have to talk about Dalit movement in India, history और social issue के पर्सपेक्टिव से quite important question है ये। एक 8 मार्कर क्वेश्चन that we have to write in 125 words। 125 वर्ड में हमें जो है इस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। So let's get to the discussion of this question with primarily इस क्वेश्चन के आंसर की इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग हम कैसे करेंगे। इंट्रोडक्शन की बिगिनिंग हम कैसे करेंगे, विल सी फर्स्ट। सिंस इट्स अ 125 वर्ड क्वेश्चन, तो वही जो है अराउंड 30 वर्ड में हमें जो है इस क्वेश्चन के प्राइमरली इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना है। सो वी कैन राइट दलित मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एफर्ट for years of operation in form of untouchability and caste-based discrimination against whom? Against the caste that is primarily scheduled caste, against the scheduled caste in India। तो दलित मूवमेंट क्या है? दलित मूवमेंट एक कॉन्शियस मूवमेंट, एक कलेक्टिव मूवमेंट है, एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि 1000 ऑफ ईयर से
ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पे जो ऑपरेट किया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, दबाया किस लिए जा रहा है? अनटचेबिलिटी के इशू पे, अनटचेबिलिटी के इशू पे जो है इन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को दबाया जा रहा है। और सब्सिक्वेंट जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जाति आधारित जो भेदभाव है इस शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जो है हजारों सालों से किया जा रहा है। एंड इसी बिहाफ पे ये दलित मूवमेंट जो है इंडिया में बिगिन हुआ। तो प्राइमरली जो दलित मूवमेंट है, दलित मूवमेंट एक कलेक्टिव एफर्ट है, बट ये इट हैज गेन्ड कॉन्शियसनेस, इट हैज गेन्ड कॉन्शियसनेस, gained consciousness against the operation in 20th, beginning of the 20th century, beginning of the 19th and 20th century, primarily known as Dalit movement, right? Primarily known as Dalit movement. So where the term Dalit itself signifies operation, operation जो दबाया गया है, जो इन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के साथ कास्ट बेस्ड जाति आधारित भेदभाव किया गया है, उसी मूवमेंट को कलेक्टिवली जो है उसी मूवमेंट के उसी ऑपरेशन या इसी भेदभाव के अगेंस्ट में जो मूवमेंट चलाया गया है, जो आंदोलन चलाया गया है, उसी को प्राइमरली जो है दलित मूवमेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में वी कैन राइट कि दलित मूवमेंट क्या है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि ऑपरेशन हजारों सालों से किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट में प्राइमरली किसके? शेड्यूल कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। तो प्राइमरली इसी को दलित मूवमेंट बोलते हैं, दलित मूवमेंट बोलते हैं। और ये दलित मूवमेंट टर्म जो है इन 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी एंड एंड ऑफ द 90th सेंचुरी जो है प्राइमरली एज अ टर्मिनोलॉजी जो है रेगुलर डायमेंशन में आता गया है। नाउ ये जो आपकी दलित मूवमेंट है, इसकी जो बिगिनिंग एज आई डिस्कस, इसकी बिगिनिंग जो है अर्ली 20th सेंचुरी एंड लेट ऑफ द 90th सेंचुरी में हुई थी। तो इसने जो है अपने डिफरेंट फेजेस को देखा है, सो इट हैज बिगन विद फेजेस ऑफ दलित मूवमेंट। तो दलित मूवमेंट के स्कोर बॉडी ऑफ द आंसर में वी नीड टू राइट एज फेजेस ऑफ दलित मूवमेंट। अलग अलग फेजेस में जो है इस दलित मूवमेंट को जो है प्राइमरली एग्जीक्यूट हुआ है या टाइम एंड अगेन रिफॉर्म हुआ है। तो सबसे पहला जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ वो दलित मूवमेंट का थ्रू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के फॉर्म में इस दलित मूवमेंट की बिगिनिंग होती है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द फॉर्म, जैसे आप इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे ज्योतिबा फुले के बारे में सुनेंगे, ज्योतिबा फुले के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो है आपको नारायण गुरु के बारे में सुनने को मिलेगा, राइट? दीज वर द लीडर्स हु एम्फसाइज्ड ऑन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, दैट इज अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में जो है प्राइमरली इन लोगों ने आवाज उठाई थी। सेकंड फेज जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन के बाद वी विल सी in the form of political assertions where we will see important leaders like Dr. B.R. Ambedkar जो कि चैंपियन माने जाते हैं दलितों की आवाज उठाने में, उनकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रिकॉग्नाइज करने में, आपकी जो है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। सब्सिक्वेंट हम रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में अभी देखेंगे जो कि प्राइमरली इसी दलित मूवमेंट से रिलेटेड है। एक फेज ये भी है अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ये इंडिविजुअल्स जो शेड्यूल कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, ये रिलीजियस कन्वर्जन भी इसी दलित मूवमेंट का एक पार्ट है। एंड इन द एंड वी विल सी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, राइट? तो इन तीन चार फेजेस में प्राइमरली जो है हम जो है दलित मूवमेंट के फेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन, क्योंकि 125 वर्ड का एक क्वेश्चन है, तो इन द की पॉइंट्स वी नीड टू आइडेंटिफाई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र around in the year 1873, established
स्टैब्लिश सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, समाज अगेंस्ट अगेंस्ट एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। तो ये एक तरह से मूवमेंट जो था एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, प्राइमरली फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रॉडन, अपलिफ्टमेंट ऑफ, फॉर दैट मैटर हम यहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन देंगे। तो महाराष्ट्र रीजन में ज्योतिबा फुले जैसे जो इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। प्राइमरली अब जो है महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड थे इन द ईयर 1873 जो है ये सत्यशोधक समाज का एस्टेब्लिशमेंट होता है। एंड सब्सिक्वेंट पॉइंट में आप आएंगे, हम आएंगे तो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में, सदर्न इंडिया में जो है अनटचेबिलिटी का इशू क्वाइट प्रोमिनेंट था। तो यहाँ पे मूवमेंट्स लाइक एजावा मूवमेंट, एजावा मूवमेंट लेड बाय नारायण गुरु, लेड बाय नारायण गुरु, लेड बाय नारायण गुरु जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिगार्डिंग रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए मूवमेंट्स लाइक एजावा मूवमेंट ने सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो हम जो है यहाँ पे रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो ग्रेजुअली, क्योंकि यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट के राइट्स की, उनके ऑपरेशन की जो है आवाज, उनके फेवर में आवाज उठाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज लीडर्स हैं जो कि बिगिनिंग में थ्रू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बियॉन्ड पॉलिटिकल असर्शन की बात करें तो पॉलिटिकल असर्शन में वी विल सी, पॉलिटिकल असर्शन में वी विल सी इंपॉर्टेंट लीडर्स जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इन्होंने जो है महद सत्याग्रह की शुरुआत की इन 1920s, रफली आई बिलीव इट्स अराउंड 1924 के अराउंड जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने महद सत्याग्रह की शुरुआत की, जो प्राइमरली शेड्यूल कास्ट के राइट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के राइट्स के लिए इन द ईयर 1927 इट इज। महद सत्याग्रह जो है 1927 के अराउंड जो है इसकी शुरुआत की। चैंपियनिंग फॉर द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इनके राइट्स के लिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है टाइम एंड अगेन against the whole system, and in Dr. B.R. Ambedkar conflict we will see on this perspective जो महात्मा गांधी के साथ भी था, महात्मा गांधी के साथ भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जो conflict था। we will see कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर advocated for complete annihilation of caste system in India, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। इन्होंने टोटली जो है इंडिया में कास्ट सिस्टम की एनिहिलेशन की बात की थी, जस्ट बिकॉज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के अगेंस्ट में ऑपरेशंस हो रहे थे। तो उन्होंने, इनका ये ओपिनियन था कि भारत में जो जातीय आधारित जो व्यवस्था है वही कहीं ना कहीं एक कारण है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बोला था। बट यहाँ पे कंफ्लिक्ट जो है महात्मा गांधी के साथ एराइज होता है। महात्मा गांधी ने, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में न बोलकर रेदर प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट के बारे में बोला था, प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बोला था महात्मा गांधी जी ने, राइट। प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, इन्होंने बोला कि कास्ट जो है, कितनी भी बुराइयां इंडिया में कास्ट सिस्टम की हैं, लेकिन ये इंडिया की आइडेंटिटी है, वर्ना सिस्टम प्राइमरली इंडिया की आइडेंटिटी है। तो कास्ट सिस्टम को ऑल टुगेदर हटाने की जगह कास्ट में ही रिफॉर्मेशन ले आने की जरूरत है, प्यूरिफिकेशन ले आने की जरूरत है, ताकि सोसाइटी में सोशल एक्सेप्टेंस जो है बढ़े, राइट। तो महात्मा गांधी एडवोकेटेड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड बियॉन्ड महात्मा गांधी called this scheduled caste populations as हरिजन बोला, that is peoples of God, पीपुल ऑफ गॉड। और इसी प्रमाइस पे इन्होंने जो है हरिजन सेवक संघ की जो है एस्टैब्लिशमेंट महात्मा गांधी ने की थी, राइट। महात्मा गांधी ने जो हरिजन सेवक संघ की जो है एस्टैब्लिशमेंट की थी, राइट। हरिजन सेवक संघ की एस्टैब्लिश की थी। एंड बियॉन्ड
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन द ईयर 1942 विल सी कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की भी स्टैब्लिशमेंट की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन द ईयर 1942 में जो है एक ऐसा फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, ऐसा फेडरेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया था। एंड फर्दर वी विल सी कि जो हमारा सब्सिक्वेंट डायमेंशन है रिलीजियस कन्वर्जन का ना, कास्ट सिस्टम इन इंडिया एक अपने आप में ग्रेजुअल बहुत ही बड़ा मलैस रहा है, एक पेरिल रहा है सोसाइटी में। तो हम देखेंगे कि लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से जब वैदिक सोसाइटी में वर्ण सिस्टम को लेकर रिजिडिटी आ जाती है, यानी कि जो टॉप 2 टियर ऑफ द ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे यही वेदों को पढ़ सकते थे, या फॉर दैट मैटर उनके अलावा जो है आपके जो वैश्य हैं तीसरी कैटेगरी, ये लोग इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इवेंट्स में पार्टिसिपेट ले सकते। जो शूद्र थे उनको ऑल टुगेदर दूर कर दिया गया था सारी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी से। तो शूद्र जो था अपने को हिंदू रिलीजन से या फॉर दैट मैटर वैदिक सोसाइटी से सिंक में नहीं पाता था, अपने आप को सिंक नहीं समझ पाता था, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझ पाता था। इसी पर्सपेक्टिव से इश्यूज लाइक रिलीजियस कन्वर्जन स्टार्टेड। रिलीजियस कन्वर्जन इन द सेंस कि आप देखेंगे कि वैदिक सोसाइटी के टाइम पे ही इंपॉर्टेंट रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का डेवलपमेंट होता है, राइट। इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट होता है। एंड प्राइमरली जो शूद्र जो वर्ण सिस्टम के जो शूद्र थे वो ग्रेजुअली, क्योंकि अपने आप को वैदिक सोसाइटी और हिंदू रिलीजन से इंक्लूडेड नहीं महसूस कर पाते थे, मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं अपने को समझ पाते थे, तो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अभी भी मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे विल देखेंगे कि जो मास कन्वर्जन्स इंडिया में होते हैं, शेड्यूल कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन, लोअर कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दे आर गोइंग फॉर रिलीजियस कन्वर्जन्स इन जो है आइदर इस्लाम और फॉर दैट मैटर क्रिश्चियनिटी। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में देखेंगे कि जो मेजॉरिटी जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन थी, जो आपके फॉरेनर्स के आने के बाद जब यहाँ पे कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दे ग्रेजुअली कन्वर्टेड दिस शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इनटू क्रिश्चियनिटी। वैसे ही इस्लाम में कन्वर्जन आप देखेंगे, जो अरब ट्रेडर सदर्न कोस्ट में आए तो उन्होंने इस शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को जो कन्वर्जन के लिए वो किया। और क्योंकि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं पा रही है, इसीलिए जो रिलीजियस कन्वर्जन शुरू हुआ। तो इन द ईयर 1956 वी विल सी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है he converted his religion to Buddhism, right? बुद्धिज्म। तो ये भी एक दलित मूवमेंट का एक क्वाइट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ब्रॉडर इंडिया के सोसाइटी, इंडिया के हिस्ट्री को कहीं ना कहीं रीराइट करने में, रिकन्फिगर करने में, और जो लूप होल्स हैं उनको उनसे जो है जो कुंठा डेवलप होती है, जो एवेंज की जो भावना होती है, तो ऑल टुगेदर रिलीजियस कन्वर्जन के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशन इन दिस, अगर दलित मूवमेंट की बात करें तो with gradual political developments, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी along with the ब्रिटिशर्स के फॉर्म में पूना पैक्ट की शुरुआत हुई। पूना पैक्ट, राइट, पूना पैक्ट दैट मींस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए थ्रू पूना पैक्ट, जो एक मिडिल ग्राउंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और ब्रिटिशर्स के बीच में पूना पैक्ट के फॉर्म में आया। तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन की बिगिनिंग थ्रू रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशन की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फंडामेंटल राइट्स में रिजर्वेशन इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एज वेल एज आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी गई। सब्सिक्वेंट अनटचेबिलिटी के इशू पे आर्टिकल 17 को ले आया गया, जो कि इंडिया में जो है अनटचेबिलिटी को जो है प्रिवेंट कर सके, राइट। इंडिया में जो अनटचेबिलिटी को प्रिवेंट कर सके, राइट, इंडिया में अनटचेबिलिटी के इशू को जो है प्रिवेंट कर सके, इसके लिए आर्टिकल 17 लेके आया गया। बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में 90s 20s के टाइम पे ही टेम्पल एंट्री मूवमेंट देखने को मिला था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, राइट।
टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जो कि दलित्स के राइट्स को, प्राइमरली शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है रिगार्डिंग देयर एंट्री इनटू द टेम्पल एंट्री, की ये भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट है, पूजा पाठ करते सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में डेवलपमेंट हुआ। बियॉन्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लाइक इंपॉर्टेंट लीडर्स का जो डेवलपमेंट हुआ, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक काशीराम, मायावती, इन्होंने जो है दलित्स की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एम्पावर करने के लिए इंडियन सोसाइटी में थ्रू द यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर जो है काफी काम किया हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल बहुजन समाज पार्टी, या फिर अभी मॉडर्न डे में, प्रेजेंट डे पे आप देखेंगे तो भीम पार्टी जो है, भीम या आजाद पार्टी करके जो है पार्टी जो है, भीम सेना जिसको बोलते हैं, राइट, ये भी दलित्स के लिए प्रोमिनेंटली, जो आज के मॉडर्न टाइम में जो है चंद्रशेखर जिसके जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट, फ्रॉम नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो प्राइमरली दलित मूवमेंट इन इंडिया ने जो है ग्रेजुअल इन फेसेस को जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विटनेस किया है, जिसको वी कैन सी कि जो दलित मूवमेंट है इसकी बिगिनिंग जो है लेट 90th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में थ्रू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बिगिन होती है, देन पॉलिटिकल असर्शन एंड सब्सिक्वेंट इश्यूज लाइक रिलीजियस कन्वर्जन का भी जो इशू है, जो लूपहोल है इस कास्ट सिस्टम इन इंडिया का, वो रिलीजियस कन्वर्जन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। एंड सब्सिक्वेंट इस दलित मूवमेंट के रिजल्टेंट के बिहाफ पे, दलित मूवमेंट जो कि कलेक्टिव एफर्ट बोला जाता है दलित्स के राइट के लिए, उनके ऑपरेशन के अगेंस्ट में जो हजारों साल से चली आ रही थी, उसको एम्पावर करने के लिए एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस बनाए गए, जो कि आज के मॉडर्न डे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए रिजर्वेशन देखेंगे, जॉब्स में रिजर्वेशन देखेंगे, और फंडामेंटल राइट्स, अनटचेबिलिटी के इशू को प्रिवेंट करने के लिए क्रिमिनल ऑफेंस जो है, क्रिमिनल ऑफेंस एससी एसटी के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए सिविल राइट्स और कुछ लीगल राइट्स भी बनाए गए, जो कि प्राइमरली शेड्यूल कास्ट तो पॉपुलेशन के राइट्स को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करते हैं। दस इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट कि दलित मूवमेंट इन इंडिया हैज बीन a collective effort which has led to recognition of Dalits in India, and in the further extent it has led to their legal as well as constitutional protection, and further reforming them to accept mainstream education as well as employment in the form of constitutional protection. Thus, certain due measures like strict implementation of these policies programs needs to be taken for all round development of the scheduled caste population as well as the marginalized section of society in India. तो एंड में हम कुछ सजेशन देके अपने कंक्लूजन को ये एंड कर सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के लिए गए थे, लेकिन जो मेजर्स लिए गए हैं उनका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट हो, कोई लूप होल ना हो, तभी जो दलित्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया हैं, वो सुटेबली जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट हो सकती हैं, प्रॉपरली एजुकेट हो सकती हैं, एंड एजुकेशन से जो स्किल जनरेट होगा उससे एम्प्लॉयमेंट को भी सीख कर सकती हैं, तभी जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी का वो पार्ट होगी, एम्पावर होंगी, एनरिच होंगी, और एक हिंदुस्तान, एक सशक्त भारत बनाने में इनकी भूमिका महत्व हो जाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 talks about specifically enumerate the role of Maulana Abul Kalam Azad, enumerate the role of Maulana Abul Kalam Azad in the Indian national movement. Indian national movement में मौलाना अबुल कलाम आजाद की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में हमें जो है इन 125 वर्ड्स फॉर ए 8 मार्कर क्वेश्चन जो है इनोमरेट करना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। सो मौलाना अबुल कलाम आजाद as you know कि among the most prominent freedom fighters of India थे, जो एक सेकुलर व्यू along with यूनिटी के पर्सपेक्टिव से जाने जाते थे। बियॉन्ड दैट इंडिया में एजुकेशन के सेक्टर में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसी प्रमाइस पे वी नीड टू एनमरेट द रोल ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद। सो मौलाना अबुल कलाम आजाद, वी कैन इंट्रोड्यूस द answer of this question with the introduction. Maulana Abul Kalam Azad
Maulana Abul Kalam Azad played vital role in India's freedom struggle through his idea of unity and secular thoughts, enriching the institutional as well as organizational tenets of India's freedom struggle. Right. तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी नीड टू राइट कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, इम्पॉर्टेंट रोल इन व्हाट, इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू हिज आइडियाज ऑफ यूनिटी एंड सेकुलर थॉट प्रोसेस के थ्रू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल रहा है। एंड बियॉन्ड ही वर्क थ्रू इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जिन्होंने इस इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स थे उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको एम्पावर करने में काफी हेल्पफुल किया था। तो यहाँ पे फर्दर इन द बॉडी ऑफ द आंसर वी विल सी कि इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल टेनेट जो हम यहाँ टर्म यूज कर रहे हैं वो कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस अलॉन्ग विद द ब्रॉडर जो भी मूवमेंट्स लाइक खिलाफत मूवमेंट जो परस्यू हमने किया था राइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसमें कैसे अबुल कलाम आजाद ने जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ अब जो है हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अबुल कलाम आजाद के जो है रोल पे आते हैं। 125 वर्ड क्वेश्चन है तो हमें जो है इसको शॉर्ट प्रिसाइज स्क्रिप्ट लिखना है। तो रोल ऑफ अबुल कलाम आजाद, हम अपने क्वेश्चन के आंसर में एक ऐसे सूटेबल हेडिंग देंगे, रोल ऑफ अबुल कलाम आजाद, राइट। सो अबुल कलाम आजाद एक प्रोएक्टिव रोल इन India's national movement, proactive role in India's national movement he played. How he played a proactive role? He Abul Kalam Azad prominently exposed the Britishers policy and ensured awareness in masses through his journal Al Hilal जो है मौलाना अबुल कलाम used to publish, and then Al Balagh। इन जर्नल्स का यूज करके प्रोमिनेंटली अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को एक्सपोज किया था एंड ensured कि there is awareness among the masses regarding Britishers policies। तो proactive role through his journals like Al Hilal and अल बलाग जो अराउंड 1912 में अल हिलाल एंड 1915 के अराउंड जो अल बलाग जैसे जो है जनरल्स इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्ले किया था। एंड सिग्निफिकेंटली जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय लीडर्स लाइक सर सैयद अहमद खान। So he advocated for unity among the masses, and beyond, deeper emphasis on education sector
deeper emphasis on education, prominently on scientific lines. साइंटिफिक लाइंस पे जो है एजुकेशन जो है इंडिया में मासेस को मिले, इस पे जो है डॉक्टर अबुल कलाम वाज द लीड चैंपियन इन इंश्योरिंग कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन जो ब्रॉडर जो हमारे इंडिविजुअल्स है, अगर एजुकेशन होंगे, एम्पावर होंगे, तो दे वुड बी लेस सब्जेक्टेड टू द ब्रिटिशर्स ऑपरेशंस एंड रूल, और उनकी बीच में जो है अवेयरनेस होगी. एंड बियॉन्ड दैट 1920 में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ग्रेटली सपोर्टेड द ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट. along with he cooperated with Gandhi in non-cooperation movement, right? Non-cooperation movement में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद पार्टिसिपेटेड विथ महात्मा गांधी, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग अबुल कलाम आजाद वी कैन राइट कि ही सपोर्टेड, राइट? एंड बियॉन्ड दैट ही आल्सो advocated for Hindu Muslim unity. हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो है ही एडवोकेटेड फॉर इट, राइट? हाउ ही एडवोकेटेड? ही वाज अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, he was against partition of India, right? Or beyond this individual role of Dr. Abul Kalam Azad, he was the youngest person who was elected as president of India, president of INC, Indian National Congress, at the age of around 35 years. 35 years पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जो है डॉक्टर अबुल कलाम वाज नॉमिनेटेड एज अ प्रेसिडेंट. एंड सब्सिक्वेंट सेकंड टर्म में भी डॉक्टर अबुल कलाम वाज एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग 1940 to 1946 के टेन्योर में. ही वाज द longest serving president of INC. एंड इसी प्रेसिडेंट के टेन्योरशिप के टाइम पीरियड पे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लाइक 1942 में देयर वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट? क्विट इंडिया मूवमेंट. और being a president of Indian National Congress during this time period, he advocated for policies and program जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे एग्जीक्यूट हुए थे, और इसीलिए इनको जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो जेल किया गया था. नाउ यहाँ पे देखिए कि 1940 से 1946 तक जो है डॉक्टर अबुल कलाम वाज सर्विंग एज द कंटिन्यूअस प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. तो क्या हर साल सेशंस हो रहे थे, हर साल ये प्रेसिडेंट हो रहे? नहीं है. इस टाइम पीरियड पे एज यू नो कि 1939 से लेके राइट 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन. तो इस टाइम पीरियड पे पोस्ट 40s जो है अप टिल 1946 आईएनसी के सेशन नहीं हुए, तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट था उसी को जो है आईएनसी का ऐसे प्रेसिडेंट माना जाता. तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे थ्रू हिज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल्स, अपने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रोल्स की तरह से रोल को एग्जीक्यूट करते हुए ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल, और इसी कारण जो है इनको जेल किया गया था, राइट? तो इंपॉर्टेंट रोल रहा है. ही वाज अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी. सब्सिक्वेंट ही वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में थे, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, एंड अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी, के अगेंस्ट में थे. Thus
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी उस टाइम पे थी, उसको रेडिक्यूल किया जाता था एज एन पार्टीज ऑफ हिंदू, एक हिंदू मेजोरिटी पार्टी। उसमें लीडर्स लाइक अबुल कलाम आजाद इंश्योर्ड कि जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट एट दैट टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स प्रिजर्व रहे। एंड ही वाज टोटली अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एज वेल एज मॉडर्न डे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं, इनके टोटली अगेंस्ट में थे कि पार्टीशन नॉ सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को प्रोमोट प्रिजर्व करने के लिए डॉक्टर अबुल कलाम आजाद का क्वाइट इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दस इन द प्रोमिनेंट इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल या इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट या नेशनल मूवमेंट में थ्रू हिज पार्टिसिपेशन इन सपोर्टिंग इवेंट्स लाइक ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट इन 1920s के टाइम पे खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डॉक्टर अबुल कलाम आजाद एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। सर सैयद अहमद खान being his mentor or his guru, he advocated for education in masses through scientific lines और through his generals like अल हिलाल एंड अल बलाग। इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज प्रोग्राम से उनके मिथ को जो है एक्सपोज किया, उनके मिथ को एक्सपोज किया और मासेस में अवेयरनेस जनरेट का काम भी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद ने किया था। Hindu Muslim unity advocation against partition of India and through his political role in Indian National Congress। एक तो youngest age में 1920s जो है at age of 35 years जो है president of INC बने थे, president of INC जिसमें legislative reforms या Britishers के जो भी core policies and programs regarding representative government in India और constitutional reform के लिए डॉक्टर अबुल कलाम आजाद time and again raised his voices, right, being as a president of INC and subsequent later part में देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अपने सेकंड टर्म में, राइट फ्रॉम 1940 टू 46 जो है अबुल कलाम आजाद वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी टाइम पीरियड पे जो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसमें अबुल कलाम आजाद को जेल किया था ब्रिटिशर्स ने, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रोल ऑफ Abul Kalam Azad in India's national movement. Thus, in the end part, in the conclusion part, we can write, thus leaders like Dr. Abul Kalam Azad ensured the secular credentials of India. India remains ensured, and with equivalent participation, he ensured that the core policies and programs are of Britishers are exposed, and there's an awareness as well as education among the masses that leads not only freedom from the Britishers but also a vibrant, literate and educated future Indian society, right। सिर्फ ब्रिटिशर्स से जो है फ्रीडम ही ना मिले, रदर जो आने वाली सोसाइटी है वो भी एजुकेटेड हो, लिटरेट हो, अवेयर्ड हो, इसका भी ड्रीम जो है थ्रू डॉक्टर ये आपके जो अबुल कलाम आजाद हैं, इन्होंने विथ हिज फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन इन 30 to 40 वर्ड्स वी कैन राइट, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड हेडिंग डाल के हम जो उनके रोल्स है अलॉन्ग विद फैक्चुअल पार्ट हम देके अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, राइट। अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करते हैं, in the end part we need to conclude our answer। तो इस पर्सपेक्टिव से हम जो है थ्रू दिस कोर पॉइंट्स इन अराउंड 125 वर्ड्स जो है 125 वर्ड्स अपने इस क्वेश्चन के आंसर को ड्यूली जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। The question number 4 talks about critically examining the process and impact of linguistic reorganization of states in पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट था उसका क्या प्रोसेस था, एंड ब्रॉडर उसके क्या इंपैक्ट इंडिया पे पड़े, उसे जो है हमें इस 8 मार्कर क्वेश्चन इन 125 वर्ड जो है अपने इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है। नाउ एक चैलेंज है, ब्रॉडर डायमेंशन है, एंड वी हैव टू राइट इन 125 वर्ड्स, राइट। So we need to be more crisp, more precise regarding addressing each and every dimension of this question. Now we will begin the introduction of this answer. Primarily we will begin India post independence. India post independence witnessed India post independence witnessed challenge
in integration of over 565 princely states as federal unit of India with the demand of reorganization of states based on linguistic basis. सो इंट्रोडक्शन में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डाल सकते हैं कि इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो चैलेंज था जिसने विटनेस किया वो था इन 565 प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, 5 प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन एज ए फेडरल यूनिट ऑफ इंडिया। उसमें से एक जो चैलेंज, जो ब्रॉडर चैलेंज था वो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। जो डिमांड आ रही थी कि जो स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में हो वो प्राइमरली लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द मासेस एंड पॉलिटिकल एलाइट्स अलोंग विद द डिग्निटरीज दे वर नॉट इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। उनका कोर पर्पस था, उनका कोर आइडिया था कि जो एस्टैब्लिशमेंट स्टेट हो बेस्ड ऑन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे हो और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी को इंश्योर करे, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी को, प्रशासन को इंश्योर करे, उस बिहाफ पे स्टेट का रिकॉन्फ़िगरेशन हो। Thus, in this backdrop, linguistic reorganization एक चैलेंज इंडिया के लिए बना था, राइट? तो इसी बैकड्रॉप में वी हैव टू फर्स्ट ऑफ पार्ट हमें जो है प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि व्हाट वाज द प्रोसेस इन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रोसेस ऑफ linguistic reorganization ऑफ स्टेट, राइट? इसमें शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स को हमें जो है हम यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या क्या प्रोसेस जो है ब्रॉडली फॉलो किए गए थे रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट चल रही थी रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सो मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली prominently leaders like Jawaharlal Nehru denied reorganization of state, denied for reorganization of states on linguistic basis, right? तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली that was established ये डिनाई कर देती है स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। फर्दर इस चीज को स्टडी करने के लिए धार कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट इन द ईयर 1948 किया जाता है। धार कमीशन 2 वाज एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी वेदर स्टेट्स नीड टू बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑन बेस्ड ऑन द स्टेट। तो धार कमीशन ऑल्सो डिनाइड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। Further, in 1949, committee that is known as JVP committee, जिसके members थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, along with पटाभी सितरमैया, जो कि 1949 में रिगार्डिंग स्टेट के लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं। एंड दे ऑल टुगेदर डिनाइड फॉर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बेस्ड स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली along with धार कमीशन in 1948 and JVP committee in 1949 primarily denied for linguistic reorganization of the state, right? स्टेट का reorganization linguistic basis पे primarily in due process जो committees commissions establish किए गए थे इन्होंने जो है deny कर दिया था। However, significant event happened in this between, right? Significant event like आंध्रा मूवमेंट में जो है
regarding establishment of Andhra Pradesh based on Telugu speaking स्टेट के प्रेमाइस पे अराउंड इन 1953 एक हंगर स्ट्राइक में पोतू श्रीमल्लू की जो है डेथ हो जाती है। डेथ ऑफ पोतू श्रीमल्लू की डेथ की वजह से ये जो डिबेट है फिर से ऐसे मेन स्ट्रीम आइडिया इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया जो है प्रोमिनेंटली जो है डेवलप हो जाता है। और इसी बिहार पे एज ए रिजल्टेंट इन द ईयर 1952 में इनकी डेथ होती है। एंड इन द ईयर 1953 जो है आंध्र प्रदेश एज एन स्टेट बेस्ड ऑन तेलुगु स्पीकिंग, आंध्र प्रदेश एज स्टेट बेस्ड ऑन लैंग्वेज दैट इज तेलुगु, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। एंड फिर से ये आइडिया स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक आइडिया जो है फिर से इट एड्स फ्यूल राइट, आग पकड़ लेती है ये जो आपकी आइडिया है। एंड इसी प्रेमाइस पे फर्दर जो है फिर फजल अली कमीशन एस्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें मेंबर फजल अली के अलावा जो एच एम कुंजरू जो है इस कमीशन के इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। और इन्होंने रिकमेंडेशन दी जो कि ब्रॉडली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो ब्रॉडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में जो एस्टैब्लिश किया गया था। फर्दर इसी कमीशन के रिकमेंडेशन के बिहाफ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया जाता है। In the year 1956 based on which India में 14 states and 6 यूनियन टेरिटरीज का जो है प्रोमिनेंटली एस्टैब्लिशमेंट होता है। 6 यूनियन टेरिटरीज का जो है प्रोमिनेंट इंडिया में जो है एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड ऑन फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन, जिसमें एच.एम. कुंजरू जो है एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और प्राइमरली जो ये 14 स्टेट है इनका रीऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ड ऑन दिस कमिटी रिकमेंडेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे होता है, लाइक लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है प्राइमरली होता है। तो अगर प्रोसेस की बात करें, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि व्हाट वाज द प्रोसेस इन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमिटीज का रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस राइट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अप टिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की कैसे इनिशियली जो है स्टेट का लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन पे ये कमिटीज डिनाई करती हैं। इन द एंड इन 1955 जो फजल अली कमीशन एस्टैब्लिश होती है वो समहाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के लिए एक रिपोर्ट सर्व करती है, जिसपे प्राइमरली 14 स्टेट्स अलोंग विद 6 यूटीज का जो है 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1956 जो है एस्टैब्लिश होते हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है प्रोसेस जो है हमने ये देख लिया। नाउ सब्सिक्वेंट सेकंड पार्ट में अब आते हैं। सेकंड पार्ट में हम विल एड्रेस impact of state reorganization based on linguistic reorganization. So broader impact क्या पड़ा है? Impact of linguistic reorganization. तो second part of the heading of this question जो है हमको suitably address करेंगे। तो broader impact जो था it ensured harmony, जो पॉजिटिव डायमेंशन में जो इम्पैक्ट थे वो इंश्योर किया हार्मोनी एंड यूनिटी एमॉन्ग स्टेट्स, राइट। स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा तो इट इंश्योर्ड हार्मोनी एज वेल एज यूनिटी, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पिलर है। बियॉन्ड दैट जो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंश्योर करता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर की बात की गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलती है, एंड इट गॉट प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सबसे पहले जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के कमीशन के जो कोर पिलर्स हैं बियॉन्ड क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे इन स्टेट का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी, राइट,
एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो उसमें हेल्प मिली। अब एक स्टेट में तेलुगु और मराठी बोलने वाले या तेलुगु या तमिल बोलने वाले अलग अलग इंडिविजुअल्स हों तो एक कम्युनिकेशन बैरियर होगा। तो ऑल टुगेदर एक स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस अगर बनाया गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी को प्रमोट करता है, राइट। बियॉन्ड जो इंडिया के फेडरल फीचर्स हैं, जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं थ्रू दिस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के सेटिस्फैक्शन के बाद क्वाइट प्रमोट हुआ। तो दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, दीज आर द पॉजिटिव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है जो कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के प्रेमाइस पे जो है, स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस हुआ तो उसके कुछ पॉजिटिव डायमेंशन। अगर नेगेटिव डायमेंशन की अगर हम बात करें, व्हाट वर द नेगेटिव डायमेंशंस? सो नेगेटिव डायमेंशन में एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, फ्यूचर सेसेशनिस्ट टेंडेंसी को, डिवाइड एंड रूल की टेंडेंसी को बेस्ड ऑन लैंग्वेज जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रूटिंग होती है सेसेशन की टेंडेंसी को, क्योंकि आप लैंग्वेज के थ्रू जो है अपनी आइडेंटिटी को बोरो कर रहे हैं। तो लैंग्वेज के बिहाफ पे जो रीजनलिज्म का कंसेप्ट है उस पे जो है हम देखते हैं कि इसकी सीडिंग यहाँ होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी आप देखो कर्नाटका में या फिर महाराष्ट्र में कैसे लैंग्वेज को लेके एक डिबेट बना हुआ है कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपको कन्नड़ा बोलना आना चाहिए या फॉर दैट मैटर मराठी बोलना आना चाहिए। तो यहाँ से एक रीजनलिज्म की जो फीलिंग है कि हम मराठी हैं, हम कन्नड़ हैं, वो एक सेसेशन की टेंडेंसी जनरेट होती है। बियॉन्ड फ्यूचर डिमांड्स, फ्यूचर डिमांड्स की सीडिंग या बैकग्राउंड जो है ये मूवमेंट जो है या ये इनिशिएटिव शुरू करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही फर्दर अभी जो 2014 में तेलंगाना एज एन स्टेट सेपरेटली बनाया गया। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। बियॉन्ड डिवाइड एंड रूल के पर्सपेक्टिव से इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट फॉर एग्जांपल रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका वी कैन विटनेस कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जो तो रिवर वाटर डिस्प्यूट भी कहीं ना कहीं जो है एक रिस्पॉन्सिबल है। एंड बियॉन्ड जो रैशनैलिटी की थॉट प्रोसेस है, जो रैशनलिज्म है, रैशनलिज्म ये होना चाहिए कि कोर जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी के थ्रू हो, यानी कि रैशनलिस्ट थॉट यही होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार आए। इसके लिए स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, कोर पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी हो। लेकिन ये रैशनल थॉट है, एक लॉजिकल थॉट पॉट है। बट इम्पल्सिव थॉट क्या है? इम्पल्सिव और इमोशनल थॉट जो है बेस्ड ऑन लैंग्वेज है। तो रैशनैलिटी को कहीं ना कहीं इम्पल्सेस या इमोशन डोमिनेट कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर सोसाइटी के, एक यूनिफाइड सोसाइटी के लिए या फॉर दैट मैटर एक फेडरल सोसाइटी के लिए, जहां पे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ दूसरे के राइट्स को एनहेंस करने के लिए खुद के भी कुछ सर्टेन फीचर्स को हमें सरेंडर करना होता है, राइट। फंडामेंटल राइट्स हो या फिर ब्रॉडर पैरामीटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइस है। तो रैशनलिज्म का कहीं ना कहीं यहाँ पे सबऑर्डिनेशन हो रहा है, ऑल इन द फॉर्म ऑफ impulses और for that matter cultural preferences, right? cultural preferences जो कि जिसपे फर्दर हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज का इन्हीं के बिहाफ पे एस्टैब्लिशमेंट होता है, जो कि डिवाइड एंड रूल करके सोसाइटी को डिवाइड करके ही अपने पॉलिटिकल एजेंडा को रन करती हैं। सो दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स, दीज आर द ब्रॉडर पॉइंट्स जो हम इस लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट में इन द ब्रॉडर इंपैक्ट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायमेंशन लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात करता है। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब आपको पॉजिटिव डायमेंशन भी बताना है एंड इन द एंड नेगेटिव डायमेंशन भी बताना है। एंड इन द एंड कुछ जो एंड में जो है सॉल्यूशन, जो कि कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। Thus, however, linguistic states were in post-independence states were established later on the basis of linguistic reorganization. However, further any such move should be based on administrative efficacy, and the steps that leads to enhance and strengthen the federal feature of India should be duly practiced, and overall society should be motivated to move from linguistic and cultural identity towards more national and humanistic ideas, right? more nationalistic and humanistic ideas की तरफ move करना चाहिए, rather अपनी identity किसी linguistic या cultural बिहाफ पर रखें। जब इंडिया की बात आए
तो फेडरलिज्म, राष्ट्रीयता का मुद्दा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए। तो कंक्लूजन पार्ट में हमें इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। एंड बियॉन्ड जो कोर डायमेंशन ऑफ दिस, जो कोर बॉडी ऑफ द आंसर, उनमें इन पॉइंट्स को कि क्या प्रोसेस थे, कौन सी कमिटीज स्टैब्लिश की गई, उसको जो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। राइट, वी कैन मेंशन दिस पॉइंट्स कि कौन कौन सी कमिटीज थी। इंट्रोडक्शन, देन ग्रेजुअल टाइमलाइन में हम अलग अलग कमिटीज का मेंशन कर सकते हैं। राइट, इन कमिटीज के बाद जब एंड में सीट्स का एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज हो, उनके ब्रॉडर इंपैक्ट क्या हुए उनको हम मेंशन कर सकते हैं विद ड्यू एग्जांपल्स की अलग अलग इंसिडेंसेस जैसे हुए, या रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, या सेशनिस्ट टेंडेंसी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट जो हो रहे हैं, उनको एज एन एग्जाम्पल इनपुट यहाँ ब्रॉडर इंपैक्ट में अपने आंसर को वैल्यू एड करने में हम डाल सकते हैं। राइट, एंड सिमिलरली जो है नेगेटिव डायमेंशन भी यूज करके हम इन द एंड पार्ट जो है अपने कंक्लूजन को जो है क्लोज कर सकते हैं। राइट, विद द पॉजिटिव डायमेंशन कि इंडिया में नेशनलिज्म और यूनिटी प्रोटेक्ट रहे, ऐसे ड्यू मेजर्स हमें जो है ब्रॉडर लेना चाहिए, न कि हमने अपनी आइडेंटिटी को ब्रॉडर, अगर इंडिया एज ए नेशन कंसर्न है तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल नॉर्म में बांधना नहीं चाहिए। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। द फिफ्थ क्वेश्चन टॉक्स अबाउट डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड इन सोशल एम्पावरमेंट एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। Discuss the challenges posed in social empowerment and secularism in India. भारत में सामाजिक सशक्तिकरण और धर्मनिरपेक्षता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। 8 मार्कर क्वेश्चन फॉर अ 125 वर्ड आंसर। Now, सोशल एम्पावरमेंट से क्या हम समझते हैं? सोशल एम्पावरमेंट एज अ टर्म सजेस्ट कि empowering and enriching the marginalized section of the society, in the sense the women, lower cost individuals, or that for that matter Divyangans, right, जो भी marginalized section of the society, या for that matter caste like scheduled caste and scheduled tribe की social empowerment की बात, इनको empower करने के लिए, इनको enrich करने के लिए जो भी government schemes, programs हैं, इनकी benefit इनको इन section of the society को पहुंचे, and beyond जो constitution के provisions हैं जो इनकी security को ensure करते हैं वो properly implemented हो, ताकि इनका जो है inclusive development to make them to come to the mainstream economic development of the society, mainstream development का हिस्सा बन सके। ये प्राइमरली जो है सामाजिक सशक्तिकरण या सोशल एम्पावरमेंट इंश्योर करता है। साइमल्टेनियसली सेक्युलरिज्म, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को इंश्योर करने में क्या क्या चैलेंजेस है उसे हमें यहाँ पे एड्रेस करना है। तो फॉर दिस क्वेश्चन वी नीड टू राइट एन इंट्रोडक्शन इन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन हमें रिप्रेजेंट करना है कि सोशल एम्पावरमेंट एंड सेक्युलरिज्म ensures justice, equality and flourishing growth for mainstream or for that matter more suitable term majority, as well as minority section of Indian society leading to an empowered and inclusive India। हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने इंट्रोडक्शन में ये मेंशन कर दिया है इन अराउंड 30 वर्ड्स कि जो सोशल एम्पावरमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट और सेक्युलरिज्म जो है प्रोमिनेंटली इंडिया में जस्टिस और इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए जस्टिस, सबको न्याय मिले, सब बराबर रहे, एंड जो
फ्लरिशमेंट है, जो कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो मेजॉरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी इसका बेनिफिट मिले सो दैट जो प्रोमिनेंट हमारा देश है वो एम्पावर्ड हो और समावेशी विकास हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इसमें जो है सोशल एम्पावरमेंट अलोंग विद सेक्युलरिज्म एक इंपॉर्टेंट पिलर है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, राइट। तो इस पे जो हम इंट्रोडक्शन पे अपने इस क्वेश्चन के आंसर को यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन हमसे यहां से डिमांड कर रहा है challenges in social empowerment and secularism, challenges in social empowerment and सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म इन इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इस पे हमें जो है एड्रेस करना है, राइट। तो कोर हेडिंग हम डाल सकते हैं, क्योंकि 125 वर्ड क्वेश्चन है, तो हमें शॉर्ट क्रिप्स एज यूजुअल जो हमने मैंडेट दिया है इसमें जो है हमें इसको एड्रेस करना है। नाउ सोशल एम्पावरमेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सोशल एम्पावरमेंट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये एड्रेस करना है। सो द वेरी फर्स्ट चैलेंज दैट कम्स that arises in India is caste-based discrimination. Caste-based discrimination. Caste-based discriminations. Although constitution में provisions है regarding upliftment of SCs and ST with articles like Article 15 and Article 16. along with abolition of untouchability in Article 17, ये ensure करते हैं protection of the scheduled caste as well as marginalized section of the society in the form of affirmative actions, like reservation, लेकिन इनका ड्यू इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अफर्मेटिव एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन इनका जो है ड्यू इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमाइज हैं इनका ड्यू इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब इस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए हम कैसे सब्सटैंशिएट करेंगे कि भाई ये ड्यूली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2022, जो शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट जो क्राइम एंड हेट्रेड के केसेस रिपोर्ट किए गए वो अराउंड 50,000 केसेस थे, 50,000 केसेस रिगार्डिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट जो अराउंड 50,000 केसेस, एंड फॉर एससीज इट वाज अराउंड 10,000 केसेस जो है शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट में जो भी क्राइम किए गए उसके अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनको जो है परेशान किया गया या इनके अगेंस्ट में जो क्राइम जैसे एक्टिविटी को जो परस्यूट किया गया। दैट मीन्स कि जो भी अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं, जो भी अफर्मेटिव एक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ दिस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये ड्यूली प्रोटेक्टेड नहीं है। बियॉन्ड एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का पर्सपेक्टिव यहां पे दिया गया, लेकिन लिटरेसी रेट इन SCs इज स्टिल अराउंड 60% है, और ST में रफली अराउंड 50% के अराउंड जो एग्जैक्ट डेटा हम यहाँ आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स स्टिल अराउंड 50% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया है, राइट। दैट मीन्स नेशनल एवरेज से, नेशनल लिटरेसी परसेंटेज लेवल से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो लिटरेसी रेट है क्वाइट लो है। तो डिस्पाइट एजुकेशनल में एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं वो अभी तक सुटेबली एड्रेस नहीं किए गए हैं। बियॉन्ड देयर आर वैकेंसीज, जो रिजर्व सीट्स हैं वो एम्प्टी जा रही हैं कॉलेजेस में, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT, NIT और फॉर दैट मैटर एम्स है, उसमें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, ये इनसे जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, इनमें जो है सीट्स एम्प्टी जा रही है। तो सोशल एम्पावरमेंट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बियॉन्ड सब्सिक्वेंट कुछ और इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो सोशल एम्पावरमेंट में एक चैलेंज बने हुए हैं। वो सेकेंड चैलेंज है जेंडर इनइक्वलिटी का एक प्रोमिनेंट चैलेंज बना हुआ है। इंडियन सोसाइटी एज यू नो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है। तो इवन इन प्लेस ऑफ
legislative या constitutional reforms in the form of reservation और for that matter political empowerment जो weaker section को women section के लिए हमने दिया हुआ, just for example women political empowerment में 33% of the seats जो हैं 33% ऑफ द सीट्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इट इज रिजर्व और वुमेन के लिए भी उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। बियॉन्ड अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है फाइनली जो पास हुआ है वुमेन रिजर्वेशन बिल। सब्सिक्वेंट कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट में 2013 में दैट्स अ प्रोविजन फॉर वुमेन फॉर वुमेन मेंबर इन द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऐसे ड्यू मेजर्स लिए गए हैं, ड्यू मेजर्स रिगार्डिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी लिए गए हैं। हाउएवर अभी भी देयर इज इनइक्वालिटी दैट्स परसिस्टिंग। इनइक्वालिटी इन द फॉर्म कैसे? इनइक्वालिटी इन द फॉर्म जस्ट फॉर एग्जांपल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है जो डेटा देता है कि अराउंड 24% ऑफ द वुमेन फोर्स जो है 24% ऑफ द वुमेन फोर्स जो है 24% ऑफ द वुमेन फोर्स जो है एम्प्लॉयड है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिटरेसी एंड स्किल सेट। जस्ट फॉर एग्जांपल जो इंडिया में जो स्टेम एजुकेशन में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो मोर देन 45% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर इनकी एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एबिसमली लो है अराउंड 24%। ऑल बिकॉज स्टीरियोटाइप्स लाइक डोमेस्टिक वर्क, चाइल्ड केयर और फर्दर rampant issues like domestic violence ऐसे इश्यूज से जो है वुमेन वर्कफोर्स जो है इंडिया में सफर करती है। एंड इवन इफ दे आर स्किल्ड, इवन दे आर एम्प्लॉयड एंड इवन दे आर हैव दैट लिटरेसी, हायर एक्लियन ऑफ द लैडर, हायर एक्लियन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये वुमेन नहीं जा सकती बिकॉज इनको अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अर्ली रिटायरमेंट फैमिली की केयर करने के लिए, बच्चों की ख्याल रखने के लिए, राइट। एंड ऐसा सेकंड टीयर ऑफ द फैमिली जो ऐसा वुमेन वर्कफोर्स जो ये सर्व करती है। तो जेंडर इनइक्वलिटी का इशू इंडिया में एक सोशल एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वाइट एक नेगेटिव चैलेंज बना हुआ है एंड बियॉन्ड अगर हम थर्ड पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, बियॉन्ड दिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वलिटी, जो लार्जर सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उनमें जो है सोशल एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का मुद्दा जो है क्वाइट रैम्पेंट है। अब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कैसे कि ऑल्दो हमारा जो पर कैपिटा इनकम जो कि 90s में अराउंड $1,000 था, it has increased to around $2,000। और जो हमारी इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमिक साइज है, हम लिबरलाइजेशन के टाइम पे अराउंड 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे ड्यूरिंग एलपीजी, बट अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विथ अराउंड $4 ट्रिलियन इकोनॉमी साइज। $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी साइज है। पर कैपिटा इनकम में जो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ, लेकिन अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है। एंड इकोनॉमिक साइज की बात करें विथ बीइंग अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विथ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाउएवर डिस्पाइट इतनी राइजिंग इकोनॉमी की इनकम इनइक्वालिटी जो है परसिस्ट करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है दैट कोड्स फॉर कि इंडिया में top 1% of the population, top 1% in India holds around 40% of the income। 40% ऑफ द इकोनॉमी जो है, 40% ऑफ द इनकम जो है टॉप 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड करता है। एंड फर्दर जो है विल सी कि टॉप 10% ऑफ द जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो मोर देन 60% ऑफ द इनकम को जो है हेल्ड करता है। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो विद टाइम पुअरर होती जा रही है, और जो अमीर हैं दे आर
आर गेटिंग रिच एंड रिचर बाय द डे, राइट। तो एक इनकम इनइक्वालिटी का पर्सपेक्टिव भी अराइज होता है बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लाइक आर्टिकल 39 क्लॉज सी में प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की गई है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं, राइट। उसके बियॉन्ड उसके बाद भी देयर इज एन इशू लाइक इनकम इनइक्वालिटी दैट परसिस्ट इन इंडिया। तो ये क्या इंटर्न कर रहे हैं, ब्रॉडली जो है इंडिया में जो है सोशल एम्पावरमेंट को वीकेन कर रहे हैं एंड सब्सिक्वेंट जो ब्रॉडर मेजर्स में अगर हम लिखें तो लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन of affirmative actions in the form of रिजर्वेशन पॉलिसीज का इनएफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, राइट। फॉर दैट मैटर रिजर्वेशन पॉलिसी चाहे विमेन हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे SC/STs हो। जस्ट फॉर एग्जांपल जो हमारे लेजिस्लेचर में इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजर्वेशन जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो हावरिंग अराउंड 14 to 16% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है विमेन के पर्सपेक्टिव से। तो ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिजर्वेशन ये क्वाइट एबिस्मल रोल प्ले करता है। बियॉन्ड जॉब्स में even there's a reservation, there's a reservation, लेकिन we saw कि around 24% ही participation है। political empowerment की अगर बात करें, even though there's a representation, political field में अगर reservation की बात करें, लेकिन वहां पे विमेन एज एन प्रॉक्सीज यूज की जाती हैं। प्राइमरीली उनके हस्बैंड जो है उनके रोल को जो है एग्जीक्यूट करते हैं और उनके पावर से जो वो फंक्शन करते हैं। तो एज एन प्रॉक्सीज वुमेन यूज की जा रही हैं बियॉन्ड बिसाइड्स दिस अफर्मेटिव एक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन इन दिस पॉलिटिकल फील्ड्स। तो ये सारे ड्यू मेजर्स कहीं ना कहीं सोशल एम्पावरमेंट इन इंडिया प्रोमिनेंटली जो सोशल एम्पावरमेंट इन इंडिया के लिए एक चैलेंज बने हुए। तो वी कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स विद ड्यू फैक्ट्स एंड रिपोर्ट अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस कि इंडिया में सोशल एम्पावरमेंट का पर्सपेक्टिव जो है कैसे एक चैलेंज बना हुआ है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस चैलेंजेस इन सेक्युलरिज्म का जो पर्सपेक्टिव है, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सेक्युलरिज्म का पर्सपेक्टिव है, अब यहाँ पे हम जो है सोशल एम्पावरमेंट के बाद अगर सेक्युलरिज्म के पर्सपेक्टिव पे अगर बात करें तो चैलेंजेस इन सेक्युलरिज्म पे सबसे बड़ा जो चैलेंज सेक्युलरिज्म का है इंडिया में वो है पॉलिटिक्स, राइट। पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है इंडिया में सेक्युलरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ऑल्दो पॉलिटिक्स जो है सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए, फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने के लिए है, लेकिन इंडिया में पॉलिटिकल एम्बिशंस, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड एंड रूल इंडिया में किया जाता है वो डिवाइड एंड रूल वो बेस्ड ऑन दिस पॉलिटिकल एम्बिशंस दैट लीड्स टू कम्युनल पोलराइजेशन, issues like hate speech, रीजनलिज्म की फीलिंग जो है बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट, इश्यूज लाइक रिलीजन, ये जो है सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के लिए काफी हार्मफुल है, राइट। तो पॉलिटिकल एम्बिशंस लीडिंग टू कम्युनल पोलराइजेशन along with certain other factors like hate speech and regionalism जो एक important factor play करता है beyond certain other issues associated with secularism in India है, जैसे confusion between positive concept of secularism and state neutrality, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है रिगार्डिंग। इंडिया में क्या है, इंडिया में वे फॉलो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का आइडिया। सेक्युलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता। तो वेस्टर्न आइडिया ऑफ जो सेक्युलरिज्म है उसमें जो है
स्टेट का कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन है, स्टेट का, गवर्नमेंट का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म बोलते हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में देयर इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, जिसमें हर एक रिलीजन को इक्वलेंट फेथ, इक्वलेंट नजर से जो देखा जाता है और सबके लिए, सबके बेनिफिट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए जो है गवर्नमेंट काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए हज ट्रैवल के लिए सब्सिडी देना, हिंदूज में जो है महाकुंभ के लिए टैक्सेस या सब्सिडीज, टैक्सेस रिबेट या सब्सिडी देना। तो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म और स्टेट न्यूट्रलिटी में एक कहीं ना कहीं जो फाइन थिन लाइन है वो मर्ज हो रही, यानी कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि आखिर पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, एंड उसके बियॉन्ड जो है स्टेट की न्यूट्रलिटी क्या है। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस रिगार्डिंग सेकुलरिज्म के जो आपके कोर क्रेडेंशियल्स है। बियॉन्ड कुछ और इंपॉर्टेंट मेजर्स ले सकते हैं। पुअर लिटरेसी भी है। लिटरेसी जब पुअर होगी तो लोगों की जो आइडेंटिटी होगी, लोगों की आइडेंटिटी जो होगी वो अपनी जो है आइदर रिलीजियस लाइंस पे अपनी आइडेंटिटी को रखेंगे या फॉर दैट मैटर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पे रखेंगे, राइट, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पे अपने को रखेंगे। तो जो पुअर लिटरेसी इन इंडिया है अराउंड 72% एज कोटेड बाय 2011 सेंसस। इंडिया का जो सेंसस 2011 सेंसस जो अराउंड 72 to 74% के अराउंड है। पुअर लिटरेसी, लिटरेसी इवन एजुकेशन इन देयर बट विदाउट एथिक्स। तो एजुकेशन जो है लोगों को एम्पावर नहीं कर रहा है, एनरिच नहीं कर रहा। तो अपनी आइडेंटिटी को कैसे दिखाएंगे? किसी जातिगत आधार पे कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, या अपने आप को बहुत प्राउड फील कराएंगे। फॉर दैट मैटर अगर पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो तो रिलीजन को लेके कितना वहां पे यूफोरिया है, एक आइडेंटिटी पूरा रिलीजन के बिहाफ पे ही है। उनके पास कोई अचीवमेंट शो करने के लिए नहीं कि हमने साइंस के फील्ड में ये किया है, एजुकेशन के फील्ड में ये किया है। तो वो क्या करता है, इंटर्न सेकुलरिज्म के लिए एक थ्रेट बना हुआ है। इसीलिए कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश यूसी एक रिलीजियस लाइन पे बेस्ड हैं। आइडेंटिटी अपनी जो पब्लिक को, वहां की जो इंडिविजुअल्स, उनको शो करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब कुछ शो करने के लिए नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? आप पब्लिक को मनोवर करेंगे बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, इन्हीं चीजों पर मनोवर करेंगे, अरे हम तो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है लिटरेसी विद प्रॉपर एजुकेशन जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है, लैक ऑफ लिटरेसी and even education without ethics, it's a big challenge to secularism principles in the society in India as well as at the broader scale. So these are the prominent challenges जिसको हम यहाँ पे mention कर सकते हैं regarding secularism के perspective से क्या क्या challenges हैं, and beyond social empowerment के perspective से भी क्या क्या challenges हैं, उनको जो हम duly with facts, data along with legal as well as constitutional dimension जो है यहाँ पे mention कर सकते हैं कि क्या क्या broader challenges हैं। And in the end part, in the conclusion part, we will suggest some solutions. We need to suggest some solution कि irrespective of the challenges, steps needs to be taken, like ensuring the schemes, policies and programs are duly implemented. There's a uniformity, there's an inclusivity, and there should be more and more use of technologies like artificial intelligence regarding पॉलिसी मेकिंग में रिलेवेंट फैक्ट डेटा का यूज करके एआई बेस्ड हम पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन बना रहे हैं। तो रियल फीडबैक हमारे पास होगा कि स्कीम्स, पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन कहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या लूप होल्स हैं, एंड देन ड्यू मेजर्स लाइक taking this marginalized section of the society in mainstream development। जो एजुकेशनल सीट्स खाली हो रही हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सीट्स खाली हो रही हैं, वो मेन स्ट्रीम आए, वहां पे ये सीट्स का फिलअप हो, ताकि जो सेक्शन जो है एम्पावर हो सके। ऐसे ड्यू मेजर्स हमें जो है ऐसे कंट्री, ऐसे नेशन लेने की जरूरत है। ये सारे डायमेंशन जो हम अपने कंक्लूजन पार्ट में लिखेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी कोई इशू या चैलेंज बेस्ड क्वेश्चन आए तो एंड में जो है कंक्लूजन में कुछ सॉल्यूशंस को जरूर आप सजेस्ट करें कि क्या क्या सॉल्यूशन इन चैलेंजेस के बिहाफ पे जो मेंशन किए गए हैं, कैसे उसको सूटेबली जो है एड्रेस किया जा सकता है। सो विद दिस डायमेंशन वी कैन सूटेबली एड्रेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।